नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की खबरों की बात करें इससे पहले एक पर्सनल बात आपसे करना चाहता हूं। आज सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि रजत शर्मा को धमकियां मिली हैं, जान को खतरा है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने चिंता जाहिर की, मुझसे संपर्क किया। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह बात सही है कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मैंने पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं की, आपसे भी नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं ऐसे सेंसिटिव मामले सिक्योरिटी एजेंसीज पर छोड़ देने चाहिए। लेकिन अब यह खबर कई जगह छप गई, इसकी चर्चा है, सारी बात पब्लिक डोमेन में है, सब लोग चिंता करने लगे, इसलिए मुझे आप सबके साथ यह शेयर करना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए मेरे पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी काफी समय से है, अब इसे बढ़ा दिया गया है। एक्सपर्ट ने जो प्रिकॉशन लेने को कहा है वो मैं ले रहा हूं। सिक्योरिटी के एक्सपर्ट के कहने पर ही मेरे ऑफिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया था। लेकिन मैं धमकी देने वालों से डरने वाला नहीं हूं। मुझे आपसे हर रोज जो कहना है वो हमेशा की तरह कहता रहूंगा। मुझे आपके प्यार पर, आपके सपोर्ट पर भरोसा है और आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं और आज की अच्छी खबर से करते हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंच चुके थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बड़े बड़े लोग द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। और इस वक्त देश भर से मुर्मू को बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि जीत का ऐलान सिर्फ एक औपचारिकता थी, नतीजा सबको पहले से पता था। और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव से लेकर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर तक जश्न की तैयारियां दिन भर से हो रही थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत उम्मीद से बड़ी है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया है। हालांकि यह कोई अचरज की बात नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा शिवसेना, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत तमाम गैर एनडीए दलों ने भी सपोर्ट दिया था। यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट था। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई। इसीलिए यशवंत सिन्हा को उतने वोट नहीं मिले जितने की वो उम्मीद कर रहे थे। सांसदों के 2/3 से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गए। इसका सियासी मतलब क्या है? वैसे तो राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश की सियासत में क्या बदलाव होगा? चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? और अब आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी? आज की बात में आज इन बातों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक होने वाली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के घर पर रहे। चूंकि द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है, उनका शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा। मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। मोदी ने देखा, भारत ने आज इतिहास रच दिया। ऐसे मौके पर जब 130 करोड़ देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस वक्त पर भारत के आदिवासी समाज से आने वाली एक बेटी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन संघर्ष की मिसाल रहा है, लेकिन उन्होंने संघर्षों का मुकाबला करके समाज की सेवा की, खास तौर पर गरीब और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की मदद की। विधायक और मंत्री के तौर पर भी उनका काम शानदार रहा। झारखंड के गवर्नर के तौर पर उन्होंने सराहनीय काम किया और उम्मीद है कि राष्ट्रपति के पद पर भी वो इसी तरह शानदार काम करेंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी।
इसके साथ ही मोदी ने सभी पार्टियों के सांसदों और विधायकों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जीत दिलाने में मदद की। नरेंद्र मोदी जब द्रौपदी मुर्मू के घर से निकल रहे थे तो मुर्मू भी उन्हें विदा करने के लिए बाहर तक आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके साथ वहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाई और इसके बाद जब तक वो अंदर नहीं चली गई तब तक प्रधानमंत्री ने वहीं खड़े होकर इंतजार किया। जब द्रौपदी मुर्मू अंदर चली गई तभी मोदी अपनी गाड़ी में बैठे ये होने वाले राष्ट्रपति के प्रति सम्मान दिखाया था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के राय रंगपुर के रहने वाली हैं। वहां वो आम लोगों के बीच दीदी के नाम से मशहूर हैं। मुर्मू की जीत का ऐलान होने के बाद से उनका परिवार दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। द्रौपदी मुर्मू के भाई तारिणी सेन ने कहा कि वो अपनी बहन को मुबारकबाद देने नहीं, बधाई देने नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे क्योंकि वो उनसे बड़ी हैं। ये जो दीदी राष्ट्रपति बन गया ना, उस चलते हम लोग बहुत मैं तो बहुत खुश में हूँ कि मेरा दीदी एक तो ट्राइबल एरिया से जाके राष्ट्रपति बन गया और मैं राष्ट्रपति का भैया का नाते हमको बहुत खुश है। सही बात है, वो तो मतलब बचपन से वो इतना संघर्ष किया, वो संघर्ष कर चलते मतलब ये यहाँ तक पहुँचे है, मतलब राष्ट्रपति तक। उसके लिए खुशी बात और क्या हो सकते है। सब कोई के लिए बहुत प्रेरणा है, मतलब और सब कोई खुश लग रहा, मतलब जब राष्ट्रपति बन गया ट्रैवल एरिया से, इसीलिए बहुत खुश है सब आदमी। बधाई तो हम नहीं देंगे, उसका आशीर्वाद हम तो लेंगे, लेकिन बधाई क्या दें, वो तो हमसे बड़ा है, हम बधाई क्या दें। अच्छा, तो आप कब जा रहे हैं? मैं परसों का टिकट किया हूँ, परसों निकल रहा हूँ। मेरे वाइफ और मैं और एक बादाम पहाड़ का लड़का उनका साथ जा रहे हैं। वो तो मतलब सबका दीदी है, मतलब कोई भी दीदी दीदी करके पुकारते, सारे रायरंगपुर बसियों उसको दीदी पुकारते, इसीलिए दीदी का नाम से ज़्यादा जानकार भी है। और हम भी दीदी ही बोलते हैं जी। खुशी का तो मतलब आप तो देख रहे हैं ना यहाँ का माहौल कैसे, मतलब सब मतलब झूम रहे हैं खुशी से और नाच गाना भी चल रहा है, फिर मिठाई उठाई भी बहुत बांट रहे हैं। तो आप तो देख रहे हो और मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मतलब शब्द पे मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और खुशी तो बहुत ज़्यादा, मतलब सीना दो गुना मतलब चौड़ा हो जाता है। वही ये तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मतलब एक आदिवासी नारी, मतलब सबसे मतलब क्या बोलूँ उसको, क्या कहते हैं, सबसे मतलब परिवार के लोगों की बातें सुनकर ही पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू कितने साधारण परिवार से हैं, कैसे सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं। ये सब अहंकार, बड़े पद जैसी बातें उनको छू भी नहीं गई हैं, इसीलिए वो इतनी सीधी सच्ची बातें कह रहे हैं। इस वक्त बड़े बड़े नेता द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है कि देश के सबसे निचले तबके से भी कोई सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। लोकसभा राज्यसभा के 763 सांसदों ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला, जिनमें से 15 के वोट अवैध करार दिए गए। बाकी बचे 748 वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को 73%, 73% यानी 540 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा सिर्फ 28% यानी 208 सांसदों की पहली पसंद बने। खास बात यह है कि लोकसभा में एनडीए के पास 334, जबकि राज्यसभा में 105 एमपी हैं। दोनों को मिला लें तो एनडीए के 439 सांसद होते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले 540 सांसदों के।
यानी एनडीए की जितनी स्ट्रेंथ है, द्रौपदी मुर्मू को उससे करीब 100 से ज्यादा सांसदों के वोट मिले। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी ये सब जानते थे, लेकिन इतनी भारी जीत होगी इसका अंदाजा शायद लोगों को नहीं था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश इस साल आजादी की 75वीं सालगिरह यानी अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे वक्त पर एक आदिवासी समाज की महिला का राष्ट्रपति चुना जाना भारत के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने एक कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी, समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। सबका बधाई देने का अपना अपना अलग अंदाज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा, द्रौपदी मुर्मू की जीत दूर दराज के इलाकों में रहने वाले समाज के हाशिए में समझे जाने वाले आदिवासी समाज की जीत है। एक बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से, आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए, और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाओं के साथ, बधाइयों के साथ राजनीति का सबक भी सीखते रहना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 100 सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। इसके साथ साथ 12 राज्यों में विरोधी दलों के 104 विधायकों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे ज्यादा असम में 22 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 10, गुजरात में भी 10 और मेघालय जैसे छोटे राज्य में 7, छत्तीसगढ़ में 6 और बिहार में 6। ये सब क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए हैं। गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, जबकि हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में एक एक विधायक ने अपनी पार्टी की लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पहली बार कोई हमारी जनजाति की बहन राष्ट्रपति के पद पर जा रही है, और मैं मानता हूं कि जैसा विपक्ष के उम्मीदवार ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का यशवंत सिन्हा जी ने, तो आज अंतरात्मा की आवाज पर काफी वोट निकलेंगे। इन्होंने अंतरात्मा की आवाज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब यशवंत सिन्हा भोपाल गए थे तो उन्होंने कहा था विधायकों से कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला, लेकिन यशवंत सिन्हा का साथ देने वाली पार्टियों के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डाला। तो ये थी अंतरात्मा की आवाज, एक आदिवासी महिला के लिए, एक गरीब साधारण परिवार की महिला के लिए। वैसे द्रौपदी मुर्मू की जीत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। एनडीए के पास अपने दम पर इतने वोट थे,
द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंट बनना तय था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया वो अहम है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, जमीन से जुड़ी हैं, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और बिल्कुल बेदाग छवि है। आजादी के बाद पहला मौका है जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। इसीलिए बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न देश के 100 से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों और 1,30,000 गांवों में मनाएगी। यानी अब बीजेपी आदिवासियों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश करेगी, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश करेगी। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का असर महिलाओं पर भी होगा। द्रौपदी मुर्मू के होम स्टेट उड़ीसा, इससे लगे झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीजेपी अब इन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी अब उसे असेंबली इलेक्शन में दोहराना चाहती है। मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि द्रौपदी मुर्मू के सहारे बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। उड़ीसा के लिए तो ना भूत तो ना भविष्य, इस प्रकार की एक निर्णय उड़ीसा के लिए हुई है। हमारे लिए उड़िया के नाते एक बहुत गर्व की विषय है और हम तो द्रौपदी जी के साथ 2000 में इकट्ठा उड़ीसा विधानसभा में चुन के आए थे। उनके साथ हमारी एक उनको नजदीक से देखने का हमें अवसर मिला है। उनके मन में जो संवेदनशीलता है, उनके मन में जो कर्तव्य बोध है, उनके मन में विशेष करके गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, यह हमने उनको निकट से दिखा है। वैसे ही देश की 50% आबादी महिलाओं की है। उस समाज से, उस वर्ग से और इस पृष्ठभूमि की इस वर्ग महिलाओं को चुन के लाना, यह अपने आप में देश में एक नई इतिहास हो रहा है। बात सिर्फ ओडिशा की नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में 495 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। इसी तरह लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात की 27, राजस्थान की 25, महाराष्ट्र की भी 25, मध्य प्रदेश में 47, छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28 और ओडिशा की 33 सीटों पर आदिवासी समाज के वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं। इस वक्त गुजरात की आदिवासी बहुल 27 में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। गुजरात में चुनाव इसी साल होने वाले हैं। इसी तरह राजस्थान में 25 में से 8, छत्तीसगढ़ में 29 में से सिर्फ 2 और मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आरक्षित सीटें हैं 47, उनमें से सिर्फ 16 सीटें बीजेपी के पास हैं। यानी पिछले चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अब बीजेपी की यह उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के लोगों में, आदिवासी समाज में पार्टी को लेकर सही मैसेज जाएगा और चुनावों में इसका लाभ तो होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर से 2000 में विधायक चुनी गई थी। इस वक्त रायरंगपुर से बीजेपी के विधायक नवचरण मांझी विधायक हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीती तो नवचरण मांझी ने कहा कि यह गरीब आदिवासियों की जीत है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है और उत्सव मना रहा है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का चुनाव जीते जाने के बाद, नया राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने जो मुबारकबाद दी है, ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने पर बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, उम्मीद है आप संवैधानिक मूल्यों और देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। आपके लिए ऐसा करना इसलिए और जरूरी हो गया क्योंकि आज देश में बहुत टकराव का माहौल है। शरद पवार ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए ट्वीट किया, आज जब आप इतने सम्मानित पद को ग्रहण करने की तैयारी कर रही हैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। उमर अब्दुल्ला ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर मुबारकबाद दी। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि उम्मीद है आप अपने कार्यकाल के दौरान उन मूल्यों की हिफाजत करेंगी जिनकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।
राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के साथ साथ ये उम्मीद जताई कि वो राष्ट्रपति के रूप में लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंट बनने से अपने देश के हर आदिवासी को, हर गरीब को यह मैसेज गया है कि वो भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा हो, जनसेवा की भावना हो, तो इस देश की मिट्टी मान देती है, सम्मान देती है। दूसरा संदेश यह कि नरेंद्र मोदी जब ऊंचे पद के उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं तो उनकी नजरें समाज के सबसे नीचे पायदान पर जाती हैं। समाज के सबसे निचले, गरीब और पिछड़े तबके पर जाती हैं। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी प्रशंसक को राष्ट्रपति बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आदिवासी की तरफ देखा, एक महिला की तरफ देखा, एक झोपड़ी में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सबसे आलीशान भवन में पहुंचा दिया। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। वो हालात के सामने हार न मानने की प्रतीक है, जूझने, जीतने और लक्ष्य तक पहुंचने का जीता जागता सबूत है। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, द्रौपदी मुर्मू उनके लिए करारा जवाब है। और तीसरी बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे उम्मीदवार को सेलेक्ट किया जिसको सपोर्ट या उसका विरोध करने के नाम पर विरोधी दल बंट गए। एक गरीब आदिवासी महिला का विरोध करने की हिम्मत न तो हेमंत सोरेन जुटा सके, न उद्धव ठाकरे। जिस विधायक या सांसद की सीट पर बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, उनको द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए, क्रॉस वोटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और चौथी बात है कि आने वाले दिनों के लिए नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि मोदी और बीजेपी देश के आदिवासियों का सम्मान करते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनके दिल में आदर है। यह मैसेज देश के हर गरीब, हर पिछड़े, हर आदिवासी तक द्रौपदी मुर्मू के जरिए बड़ी आसानी से पहुंचेगा। यह नरेंद्र मोदी के विचार, विश्वास और राजनीति की एक बड़ी जीत है जो अगले 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में सुशोभित दिखाई देगी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के नतीजे आ गए, अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात शुरू हो गई है। लेकिन बात शुरू होते ही विपक्ष में बंटवारा शुरू हो गया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी रही ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विपक्ष के उम्मीदवार के साथ नहीं दिखाई देंगी। तृणमूल कांग्रेस ने आज साफ कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो ऑपोजिशन की ज्वाइंट कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट नहीं करेंगी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज कहा कि मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाने से पहले उनकी पार्टी से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया गया, इसलिए तृणमूल मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में एब्सटेन करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जो অপোজিশনের যে প্রার্থী মার্গারেট আলভা, আগামী 6 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেস will abstain in the upcoming vice presidential polls. It is neither supporting, question of supporting NDA candidate doesn't even arise, and the way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses, we have decided unanimously to abstain from the voting process. उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा सा अलग होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधायक वोट नहीं डालते, सिर्फ एमपीज वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। और पार्लियामेंट के दोनों सदनों को अगर मिला लें तो एनडीए के सांसदों की संख्या 439 है। इसलिए उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में एनडीए के उम्मीदवार की जीत को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ममता का कांग्रेस के उम्मीदवार से किनारा करना बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। लोगों को लग रहा था कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता कैंपेन भी करेंगी, उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवार को जोर शोर से सपोर्ट करेंगी। लेकिन वोटिंग से दूर रहने का ममता का फैसला एक तरह से जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने जैसा ही है। यह ममता की सियासी समझ को दिखाता है।
ममता जानती हैं जहां हार तय है वह हारते हुए का हिस्सा क्यों बने। वैसे भी सियासत में सब कुछ परमानेंट नहीं होता। ममता ने विपक्ष उम्मीदवार को सपोर्ट न करने का फैसला जरूर किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रति या उनकी सरकार के प्रति ममता बनर्जी किसी तरह की कोई नरमी दिखाने वाली है। और आज एक बार फिर ममता ने इसका सबूत दिया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। हर साल इसी तरह की रैली करती हैं। आज की रैली में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी। ममता ने जबरदस्त स्पीच दी। उनकी रैली में भीड़ भी बहुत थी। हालांकि जिस वक्त रैली शुरू हुई उस वक्त बारिश होने लगी, लेकिन लोग छतरी लेकर पहुंचे। जहां थे वहीं डटे रहे। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मंच पर अभिषेक बनर्जी भी छाता लेकर पहुंचे। बारिश में भीड़ का उत्साह बढ़ाते रहे। जब बारिश बंद हुई तो ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने मोदी को ललकारा। छाता नहीं है बोलबो ना, छाता महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ और बंगाल को सेंटर से मिलने वाले फंड जैसे कई मुद्दों पर मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी की सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। तमाम स्कीम्स के तहत मिलने वाला पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो दिल्ली जाकर घेराव करेगी। आज बंगाल को 100 दिन का रुपया बंद कर दिया। जो गरीब लोग काम किया 7 महीना से उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बांग्ला में आवास योजना बंद कर दिया। ग्रामीण रास्ता बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि बंगाल को आप लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया? ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिक्स में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप हमको वोट नहीं दिया, इसके लिए हम आपको खाना नहीं देंगे। अगर गरीब लोगों को रुपया नहीं मिलेगा तो सोचिए, बीजेपी पार्टी, हर पार्टी तो आपको डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम ट्रेन करके, लड़ी करके हम पूरा आपको दिल्ली में जाएगा और घेराव करेगा दिल्ली का रास्ता में। कहते हैं बांग्ला का नाम प्रोजेक्ट में क्यों रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? अगर गुजरात का नाम रह सकता है, रहना चाहिए। अगर राजस्थान का नाम रहना है, रहना चाहिए। अगर पंजाब का नाम है, रहना चाहिए। तो बंगाल में क्या गलती किया है आपको कि बंगाल को पूरा सब कुछ बंद करना है? बंगाल को बंद करना इतना आसानी नहीं है। ममता दीदी जबरदस्त ओरेटर हैं। बंगाल के लोगों की भावनाओं को जानती हैं, भीड़ में जोश भर देती हैं, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा कर देती हैं। वो बार बार बंगाल प्राइड की बात करती हैं। आज ममता ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में गड़बड़ी करती है जहां विरोधी दलों की सरकार है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें गिराने की कोशिश की, कई जगह कामयाब हुई, लेकिन बंगाल में बीजेपी कामयाब नहीं होगी क्योंकि बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर है। বলছে এরপর মুম্বাই ভেঙেছি, এরপর হরিয়ানা ভাঙবো, इसका बाद छत्तीसगढ़ तोड़ेंगे, इसको बाद बांग्ला भी तोड़ेंगे। हम बोला बांग्ला को क्रॉस मत करो, इधर में रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो बहुत बढ़िया है। 2021 में क्या नहीं किया है लोग। आज का दिन हम शहीदों को तर्पण भी करते हैं। साथ साथ में 2021 में जो मैंडेट हमारा मिला और जनता को हम सैल्यूट देने चाहूंगी, हम अभिनंदन करने चाहूंगी, हम सलाम करने चाहूंगी। अरे बार बार कहने चाहूंगी, वर्कर ही हमारा संपद है, सबसे बड़ा एसेट है। तृणमूल कांग्रेस वर्कर जितना दिन जिंदा रहेगा आप कुछ नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने आज महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। ममता ने पूछा, अगर मुरमुरे पर जीएसटी लगा दिया गया है तो लोग क्या खाएंगे? ममता बनर्जी ने कहा, जो सरकार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुड़ीतेও जीएसटी,
বিজেপির বন্ধুরা মুড়ি খাবেন না? মুড়িতে কত জিএসটি? মিষ্টিতেও জিএসটি, মুড়িতেও জিএসটি, চিড়েতেও জিএসটি, দইতেও জিএসটি, লস্যিতেও জিএসটি, নকুলদানায় কত জিএসটি, বাতাসায় কত জিএসটি, নিম পাতায় কত জিএসটি। লোকে কি খাবে? খাবো কি? মানুষ খাবে কি? গ্যাস বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, ডিজেল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, পেট্রোল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, মুড়িতে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, দইয়ে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, স্বাস্থ্য ভাড়া বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা করার সরকার আর নেই দরকার, গুন্ডামি করার সরকার আর নেই দরকার, বাংলা ভাঙার সরকার আর নেই দরকার, দেশ ভাঙার সরকার আর नहीं दरकार। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की बातों का जवाब दिया। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार कोई भी फैसला करती है उससे पहले उस पर चर्चा होती है। ममता बनर्जी जिस जीएसटी का सवाल मंच पर उठा रही हैं, जिस पर सियासत कर रही हैं, उसका विरोध उनके नेताओं को जीएसटी काउंसिल में करना चाहिए था, जो उस बैठक में मौजूद थे। ये तो उनके जो प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल में है उनको पूछना चाहिए। वहाँ जब चर्चा हुआ उनको विरोध करना चाहिए था, बोलना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए देश के लिए। सरकार सबके साथ चर्चा करके जो निर्णय होता है वही लागू करती है। इसके पहले भी हुआ, आगे भी होगा, और जिसमें कोई समस्या आता है उसको बैक भी किया है सरकार। तो आप सही जगह पर बोलिए, राजनीति मत करिए। राजनीति करेंगे तो समाधान नहीं होगा। देश खुशी खुशी जीएसटी में सारे व्यवसायी खुशी हैं, हर चीज़ में, कपड़ा में लगा तो सोने चांदी में लगा तो सबका विरोध होता है, तो फिर सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा। और किसी प्रदेश में किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम होता है तो उसका चर्चा का जगह है, वहाँ जाके बोले। वो कह रहे हैं कि मरने पर कितना जीएसटी लगेगा, बीजेपी बताए। नहीं, वो तो देखिए, बात करने के लिए ताबूत को लेकर उन्होंने राजनीति किया, बहुत कुछ को किया, लेकिन पब्लिक किसके साथ वो पता चल गया। इस प्रकार घिनौनी राजनीति जो करते हैं, पिछले चुनाव में जो हुआ था 2019 में, 24 में वही होने वाली है। आज जिस रैली को ममता ने एड्रेस किया वो बंगाल में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, और बंगाल में शहीद दिवस ममता बनर्जी के राजनीति के उदय का प्रतीक दिवस माना जाता है। इसी दिन ममता बनर्जी के मास लीडर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ममता बनर्जी बंगाल में कितनी बड़ी मास लीडर हैं ये हम कई बार देख चुके हैं। उन्होंने अपने दम पर बंगाल पर 34 साल राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार को उखाड़ फेंका, और इतनी दूर फेंक दिया कि अब वो ढूंढने से नहीं मिलती। ममता ने बंगाल से कांग्रेस को साफ कर दिया, और पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता, अमित शाह जैसे चुनावी रणनीतिकार और बीजेपी जैसी शक्तिशाली पार्टी को हरा दिया। मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत बंगाल की जनता के प्यार को लौटाने में लगानी चाहिए, और इसका एक ही तरीका हो सकता है, वो अपनी सारी अटेंशन पश्चिम बंगाल के विकास पर फोकस करें, वहां की गरीब जनता को मदद करने में पूरी ताकत लगा दें। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कितनी बड़ी तादाद में कोलकाता की सड़कों पर थे ये आपने देखा, और दिल्ली में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिखाई दिए। वजह थी सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए क्यों बुलाया। हालांकि सोनिया गांधी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर गईं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, रायपुर जैसे तमाम शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हालांकि सोनिया गांधी से आज नेशनल हेराल्ड के केस में सिर्फ 2.5 घंटे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर में मौजूद थी। सुबह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली के ईडी ऑफिस में तीनों लोग पहुंचे। राहुल गांधी उन्हें गेट पर छोड़कर चले गए, लेकिन प्रियंका ईडी के ऑफिस में रुकी।
सोनिया गांधी ने ईडी से गुजारिश की थी कि पूछताछ के दौरान प्रियंका को ऑफिस में रहने दिया जाए, क्योंकि उनके पास वो दवाएं रहती हैं जो सोनिया गांधी लेती हैं। ईडी ने सोनिया की सेहत को देखते हुए परमिशन दे दी थी। प्रियंका को उस कमरे के बगल में बैठने की छूट दी गई जहां सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही थी। करीब 2.5 घंटे तक ईडी की टीम ने सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन को लेकर सवाल किए। पता यह लगा कि सोनिया गांधी ने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में जो भी सवाल पूछे, उनके जवाब में यही कहा कि फाइनेंस से जुड़े इश्यूज की जानकारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को थी। आप जानते हैं कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का निधन हो चुका है। करीब 2 घंटे तक पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने सोनिया गांधी को घर जाने की परमिशन दी और बता दिया कि उन्हें सोमवार को फिर से बुलाया जा सकता है। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी तो आज ही ईडी के सारे सवालों के जवाब देना चाहती थी, लेकिन ईडी के अफसरों ने खुद कहा कि आज पूछताछ खत्म हो गई, अब उन्हें अगले हफ्ते दोबारा बुलाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है कि सोनिया ने खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ खत्म करने की रिक्वेस्ट की थी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए ईडी ने प्रियंका गांधी को ईडी ऑफिस में रहने की परमिशन दी थी। वो पूछताछ के दौरान 2 बार जाकर सोनिया से मिली भी। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान ईडी के दफ्तर में 2 डॉक्टर और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया था। जानकारों का कहना है कि सोनिया गांधी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्हें कल के बजाय सोमवार को दोबारा बुलाया गया है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज बार बार सोनिया गांधी की हेल्थ का हवाला देकर सरकार पर हमला करते रहे। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ईडी ने एक बीमार महिला को पूछताछ के लिए तलब कर लिया, उनकी उम्र और सेहत का ख्याल नहीं रखा। यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। जिस महिला तबीयत से ठीक नहीं है, पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में दर्ज हुई थी, इसके चलते भी इन लोगों का बदला लेने की आग, प्रतिशोध की आग इतना तेज है कि किसी हालत में किसी को बख्शने की मूड में नहीं है। हम बख्शना नहीं चाहते। हम सारे सवाल जवाब का जवाब जानते हैं, सारे सवालों का। राहुल गांधी 54 घंटे ये सवाल का जवाब दिए हैं और इतने साल बाद ये घिनौने साजिश के बदौलत फिर मैडम सोनिया गांधी जी को फंसाया जा रही है। मकसद एक ही है, बीजेपी पार्टी की कोई आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट ना रहे हिंदुस्तान में, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस होगी, बीजेपी पार्टी को चुनौती देने वाला पार्टी जीवित रहेगी। इसलिए बीजेपी पार्टी को चुनौती देने वाला पार्टी को खत्म करने के लिए ये घिनौना साजिश को अंजाम देने की सरकार कोशिश कर रही है। अधीर रंजन ने यह बयान उस वक्त दिया जब कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा था। असल में कल कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट में महंगाई के मुद्दे और जीएसटी के सवाल पर चर्चा को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के इशू पर एडजर्नमेंट मोशन दिए गए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। स्पीकर के सामने प्लेकार्ड्स लहराए जाने लगे। कांग्रेस के नेताओं का आरोप यह था कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है। विपक्षी नेताओं के मुंह बंद कराने के लिए पूछताछ के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है, लेकिन एक नेता से पूछताछ पर तो सदन में चर्चा नहीं हो सकती। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। अगर कांग्रेस के लिए एक परिवार ही पार्टी है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम चर्चा के लिए तैयार है। निर्मला जी, ऑनरेबल निर्मला जी, उनका स्वास्थ्य ठीक होते ही वो आने के बाद जब आप निर्णय करेंगे बीएससी में, हम प्राइस राइज में चर्चा करने के लिए तैयार है। यही लोग पूछ रहे थे, हमको चाहिए प्राइस राइज में चर्चा। हमने हाँ भर दिया है। इनका प्रॉब्लम क्या है? सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं। और जिसके बारे में अभी तटिया लेके आया है, इनके बारे में मैं पूछना चाहूँ, एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ और नॉट? ये कानून के समान, कानून के सामने सब समान है या नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सुपर ह्यूमन बीइंग है क्या? कानून हमको संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं ये तक के लिए। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई तो स्थगित हो गई, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस के सभी एमपीज पार्लियामेंट से
संसद मार्ग थाने तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, इससे मार्च आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस ने कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में ले लिया। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार कांग्रेस को डराना चाहती है। कांग्रेस सच के लिए लड़ाई लड़ रही है, डरने वाली नहीं है। शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम कल क्या किए थे कि प्राइस राइस और जो वस्तुओं की चीजें, अवश्य वस्तुओं की चीजें बढ़े हैं, उसके लिए तो हम लड़ रहे थे। आज भी हम वही उठाए थे। उसके साथ साथ में ईडी, सीबीआई का जैसा दुरुपयोग हो रहा है अपोजिशन पार्टी के लोगों के ऊपर। जो लोग उनके पार्टी में, उनके ऊपर ऐसा ही ईडी का वो केसेस किए थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से जब बीजेपी में जाते हैं वो पवित्र बन जाते हैं, और जब तक वो कांग्रेस में और दूसरे अपोजिशन पार्टी में रहते हैं तो अपवित्र बनते हैं, करप्ट होते हैं। तो ये उनकी आदत है डराने की, लेकिन डरने की आदत हमारी नहीं। अब मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूं कि जिस केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ हुई, उस केस में मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड का केस नया नहीं है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इल्जाम यह लगाया था कि नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का लोन देकर इस कंपनी की सारी संपत्ति पर यंग इंडियन नाम की कंपनी ने कब्जा कर लिया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 36% शेयर हैं। इस केस में पिछले महीने राहुल से पूछताछ हुई थी। आज सोनिया गांधी से सवाल जवाब हुए। इसीलिए सोनिया गांधी के समर्थन में सिर्फ आज दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के नाम पर एक गाड़ी को आग लगा दी। काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। इसी तरह हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन के नाम पर एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी तरह लखनऊ, पटना और जम्मू में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने पर अपना विरोध जताया। मुंबई में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने पार्टी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि उनके विरोध प्रदर्शन में आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। कांग्रेस को मिल रहे सपोर्ट से बीजेपी डर रही है, इसीलिए सोनिया गांधी पर दबाव बनाने के लिए उन्हें ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता कांग्रेस की रणनीति को समझ रहे हैं। राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई थी उस वक्त भी इसी तरह का हंगामा हुआ था। इसीलिए आज सुबह सुबह रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड केस पर सारी स्थिति पहले ही साफ कर दी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। एक कॉम्प्लेन 2012 में फाइल हुआ, हम लोग की सरकार आने के पहले। कोर्ट ने समन किया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, जिसमें दफा 420 धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B वो भी आरोप हैं। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए क्वेश्चन करने के लिए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दोनों सोनिया जी को, राहुल जी को बेल लेना पड़ा। तो ये आप पहले ध्यान रख लीजिए कि कानून की प्रक्रिया के अनुसार आज की तारीख में ये दोनों गंभीर आरोप के आरोपी हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो तो वो भी अब भीड़ लेकर के आए ईडी के दफ्तर में। क्या कांग्रेस ये चाहती है क्या? अगर किसी के खिलाफ पुलिस इंट्रोगेशन के लिए थाने बुलाए तो वो व्यक्ति अपने साथ भीड़ लेकर के आए, गांव की 5000 थाने को घेर ले। ये क्या कांग्रेस संदेश दे रही है देश के सामने? जिसने इस देश पर 50 साल राज किया, वो पार्टी देश के सामने क्या संदेश दे रही है? इसी मामले में ऑस्कर फर्नांडिस गए थे ईडी के सामने, पवन बंसल गए थे और
मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे तो उस समय धरना नहीं हुआ। धरना खाली राहुल जी के समय में और सोनिया जी के समय में। अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो अब गुजरात के इलेक्शन में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका फॉर्मूला वही है जो दिल्ली में था, जो पंजाब में था, मुफ्त बिजली का वादा। सूरत में आज केजरीवाल गए, उन्होंने कहा अगर गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिजली का बिल जीरो कर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा दिसंबर 2021 तक सभी बिजली बिलों को माफ कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली देना और 24 घंटे देना ये एक जादू है जो सिर्फ उन्हें आता है। बिजली की गारंटी में 3 चीजें। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। ये एक मैजिक है। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना ये एक मैजिक है, और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना। केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी है, केवल मुझे आता है। 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराना सारा जीरो। अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। जो जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी करेंगे। अगर गारंटी पूरी ना हो तो अगली बार वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल के गुजरात पहुंचने से पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने बिना केजरीवाल का नाम लिए कहा था कि लोगों को मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने से श्रीलंका वाली सिचुएशन पैदा होती है। केजरीवाल ने इसका जवाब दिया। केजरीवाल ने पूछा अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटना गलत है तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने यही काम क्यों किया। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है, वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। ये लोग कहते हैं कि मंत्रियों की बिजली फ्री होगी, जनता की बिजली फ्री नहीं होगी। ये पाप है। मैं कहता हूं अगर मंत्रियों की बिजली फ्री होगी तो जनता की भी बिजली फ्री होगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की है, पानी फ्री कर दिया हिमाचल प्रदेश में, वहां पे महिलाओं का किराया आधा कर दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने वहां पे मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी का, उसमें कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है? इस बार गुजरात के लोगों दिखा दो बीजेपी वालों को आपकी ताकत क्या है। केजरीवाल ने गुजरात में जो कहा उसका जवाब दिल्ली से आया। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जितने वादे किए थे अभी वही पूरे नहीं हुए हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि गुजरात की जनता काफी समझदार है, वो ऐसे वादों में फंसने वाली नहीं है। दिल्ली के गली गली में अरविंद केजरीवाल को उनको जो नाम दिया जा रहा है वो महाठग नाम है, धूर्त केजरीवाल नाम है। और इस देश के राजधानी में जिस प्रकार की गड़बड़ियां और सुविधाओं का अभाव है, न किसी को फ्री में इलाज मिल रहा है, न तो किसी को फ्री का जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सारा कुछ कहाँ है? इस्तेहार में। उनका वादा दिल्ली देख चुकी है, उनका वादा उत्तराखंड देख चुका है, उनका वादा पंजाब भी देख रहा है। तो गुजरात तो बहुत बहुत समझदार है।
चुनाव के वक्त मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी जैसे वादे करना ठीक लगता है, लेकिन बाद में ये वादे राज्य को और देश को मुसीबत में डालते हैं। हमने श्रीलंका का हाल देखा है। वहां भी सरकार सब कुछ मुफ्त में बांटने लगी थी और वहां कैसे हालात हुए पूरी दुनिया ने देखा। अब मैं आपको आजम खां का एक इंटरेस्टिंग बयान सुनवाता हूं। आज जब आजम खां से लुलु मॉल के विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। अम्मा, हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु, लोलो, टूलू, टोलो, क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु, और कोई काम ही नहीं है लुलु। पड़ोसी मुल्क चीन से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। सरकार ने राज्यों में बैंकों के सामने टैंक तैनात कर दिए हैं और यह इसलिए करना पड़ा कि लोग बैंकों से पैसे न निकाल सकें, विरोध प्रदर्शन न कर सकें। चीन के हेनान और अनहुई सूबों के 5 बैंक फेल हो गए हैं। इन बैंकों के करीब 4 लाख ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। चीन के सेंट्रल बैंक ने भी कह दिया कि वो इन ग्राहकों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद हजारों लोग इन बैंकों के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद चीन ने अपने ही देश के नागरिकों को डराने के लिए टैंक तैनात कर दिए। बैंक के सामने फौज तैनात कर दी गई। चीन से ऐसी खबरें कम आती हैं, लेकिन ये वीडियोस वाकई में चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।